नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच पुनः एक बार व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है या हिस्सा है संज्ञा, जिसको लेकर के उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे संज्ञा। छोटी कक्षाओं में ये शिक्षक पढ़ाने का प्रयास करते हैं और विद्यार्थी चूँकि कम उम्र होने के कारण या चंचल होने के कारण छोटी कक्षाओं में इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। बड़ी कक्षाओं में जैसे 10वीं के बाद 11वीं 12वीं या जब आप स्नातक स्तर पर हिंदी की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें साहित्य पर ही ज़्यादा चर्चा होती है, व्याकरण पीछे छूट जाता है। लेकिन पुनः जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं तो संज्ञा या जो भी व्याकरण है वह पुनः आपके सामने आ जाता है। आपको उसे पढ़ने, आपकी विवशता होती है उसे पढ़ना। तो इसी क्रम में अतः व्याकरण जो है ये हमारी ज़रूरत है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जहाँ पे हिंदी मुख्य विषय नहीं है, वहाँ पर भी वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी है और उसमें जो सवाल आते हैं, हिंदी के जो प्रश्न आते हैं, उसमें ज़्यादातर प्रश्न जो है आपकी व्याकरण के ज्ञान की क्षमता का ही मूल्यांकन उसमें किया जाता है। तो कक्षा हम शुरू करते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ संज्ञा क्या है। हम अक्सर इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि किसी ने उसे जानवर की संज्ञा दे दी, किसी ने उसे विभीषण की संज्ञा दे दी, किसी ने उसे रावण की संज्ञा दे दी, किसी ने किसी को राम की संज्ञा दे दी। संज्ञा शाब्दिक अर्थ इसका जो है वह तो है नाम। किसी का भी नाम, चाहे वो किसी का भी नाम हो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है किसी का भी नाम संज्ञा है। बिल्कुल सही बात है। और संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के साथ जिस शब्द को रूढ़ कर दिया जाए, अर्थात जिसके साथ वह शब्द चिपक जाए और सदैव जहां भी उस शब्द का प्रयोग हो उस व्यक्ति भाव या वस्तु जो है की छवि सुनने वाले के सामने उपस्थित हो जाए। तो ये तो है किसी का नाम। आप इसकी परिभाषा सुनते चले आए हैं बचपन से ही कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये नामकरण हुआ होगा, किसी ने नाम दिया होगा, विभिन्न ये चीजें सारी जो है ना, इसमें बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम संज्ञा तो किसी भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रख दिया गया लक्ष्मण, तो वह नाम उस व्यक्ति के साथ रूढ़ हो गया। कक्षा में लक्ष्मण आज नहीं आया है, इसका तात्पर्य कि लोगों को पता है कि लक्ष्मण किसी लड़के का नाम है और वह लड़का आज अनुपस्थित है। इसी तरह से अगर किसी का नाम है पंकज, तो पंकज का शाब्दिक अर्थ तो है कमल, कीचड़ में जो खिला हो, जन्म लिया हो जिसने, कमल के साथ है ये शब्द, यौगिक शब्द है पंकज। लेकिन ये रूढ़ किसके साथ हुआ? रूढ़ उस व्यक्ति के साथ हो गया, उस बच्चे के साथ हो गया जिसका नाम पंकज रख दिया गया। अगर कहा जाए कि पंकज आज घर देर से आएगा, अर्थात पंकज बच्चा है, कमल तो हो नहीं सकता, कोई लड़का है जो लेट आएगा। तो यह नाम जो है संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के साथ रूढ़ हो जाती है, उसके साथ चिपक जाती है। जब भी वह नाम लिया जाता है, वह उस संज्ञा को पुकारा जाता है, वह भाव, व्यक्ति या वस्तु हमारे सामने वह छवि आ जाती है। संज्ञा के प्रकार की भी चर्चा कर लेते हैं। इसके कुल जो है 5 प्रकार हैं संज्ञा के। जो व्याकरण वेत्ता हैं या जो व्याकरण के जानकार हैं, उन्होंने इसे 5 कोटियों में बांटा है। पहली है नामवाचक, जिसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। नामवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति स्थान के नाम को हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम
नामवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर किसी का नाम राम है तो ये नामवाचक संज्ञा है। किसी नदी का नाम यदि गंगा है तो ये नामवाचक संज्ञा है। किसी पहाड़ का नाम यदि नीलगिरी है तो यह नामवाचक संज्ञा है। पहाड़ नामवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ का नाम ही नामवाचक संज्ञा है। लड़का नामवाचक संज्ञा नहीं है, आदमी नामवाचक संज्ञा नहीं है। आदमी का जो नाम होगा, जो लड़के का लड़की का नाम होगा, वही नामवाचक संज्ञा होगी। नदी नामवाचक संज्ञा नहीं है। मतलब ये सारे शब्द जो यहाँ लिखे हुए हैं, इस तरह के जितने भी शब्द उस व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ रूढ़ हो गए हैं। दूसरी संज्ञा है नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जो है किसी जाति विशेष, यहाँ जाति का अर्थ किसी समुदाय या वर्ग से नहीं है। कोई भी जैसे पहाड़ एक जाति विशेष है, विभिन्न प्रकार के बड़े ऊंचे शैल शिखरों को हम पहाड़ कहते हैं। बहुत बड़े जलाशय या पानी के समूह को हम नदी या समुद्र कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे मनुष्य एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, स्त्री एक जाति है, पुरुष एक जाति है, नदी एक जाति है। नदियों के नाम विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन ये सारे नाम वाले जो जलाशय हैं उन्हें हम नदी कहते हैं। समुद्रों के भी अनेक नाम हैं, पहाड़ों के भी अनेक नाम हैं, व्यक्तियों के भी नामकरण होते हैं। जन्म के समय माँ बाप रख देते हैं, बाद में अपना वो खुद भी उपनाम रख लेते हैं। तो ये सारी जो है, तो जो जिस जाति या जिस वर्ग या जिस समुदाय या जिस विशेष वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वह वर्ग जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे पहाड़, नदी, लड़का, लड़की, मनुष्य इत्यादि। ये हो गई चर्चा जातिवाचक संज्ञा की। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम क्या समझते हैं? जो विभिन्न प्रकार के भाव हैं हमारे मन में उठते हैं, या जिससे हम अपने किसी का स्वभाव हो गया, या जिससे भावों को लिए जो नाम दिए गए, हमारे मन में उठने वाली भावनाओं को के लिए जो नाम दिए गए, उनके लिए जो संज्ञा निर्धारित की गई, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यदि बताना है हमें कि बहुत जैसे बुराई, संज्ञा है बुराई। बुराई क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति में हो सकती है, किसी वस्तु में हो सकती है इत्यादि। इसी तरह से बुढ़ापा, ये भी भाववाचक संज्ञा है। इससे ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति या कोई महिला जो है वो बूढ़ा हो सकता है या हो सकती है। इसी तरह अन्य भी संज्ञाएं, जैसे क्रिया से भी संज्ञा बनती है घबराहट। तो भाव को जो नाम दिया गया उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जैसे आपने कहा सेना, तो सेना केवल सैनिकों से नहीं बनती है। जो अस्त्र शस्त्र हैं या विभिन्न प्रकार के जो युद्ध से संबंधित सामान हैं और सैनिक भी हैं, ये इसमें आप घोषित नहीं कर सकते कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक। लगता है कि जातिवाचक हो सकता है, लेकिन चूंकि ये कई वस्तुओं का एक से मिल करके सेना बनती है, उसमें कई उसके अंग होते हैं, सैनिक भी होता है, उसमें अधिकारी भी होते हैं, उसमें युद्ध के अस्त्र शस्त्र भी होते हैं, युद्धक सामग्री भी होती है, टैंक्स भी होते हैं, सारे मिल करके एक जो है समूह का निर्माण करते हैं। जैसे कक्षा, सेना कक्षा का जो अंग है वो केवल विद्यार्थी नहीं है, उसमें शिक्षक भी है, उसमें
टेबल कुर्सियां भी हैं, उसमें दीवार भी है, ब्लैक बोर्ड भी है। तो एक इन सारी चीज़ों से जो एक तस्वीर उभरती है वह एक ऐसे स्थान की तस्वीर है जहाँ पर पठन पाठन का कार्य हो रहा होगा और जहाँ पर एक समूह बैठ करके शिक्षा दे रहा होगा और उस समूह के सहयोगी चीज़ें जो होंगी वह मिलकर के कक्षा बनाती हैं। तो ये दूसरी समूहवाचक संज्ञा हो गई कक्षा। इस तरह की जहां भी संज्ञाएं होंगी वो समूहवाचक संज्ञा होगी। पांचवी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई भी धातु, आमतौर पर ऐसे पदार्थ जो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे दूध, दूध ठोस में पनीर, द्रव के रूप में दूध और वाष्पीकरण होकर के वो गैस के भी रूप में आता है। तो दूध भी द्रव्य है, पानी भी द्रव्य है, और धातुएं जैसे लोहा, सोना, लोहा, सोना इत्यादि। बाकी आप आज लोहा, सोना, कोई भी ऐसी धातु, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। और बाकी आप विशद अध्ययन करने के लिए आगे की कक्षाओं में हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।